4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वाकई आपके सामने बहुत सारे विश्लेषण ये आ चुके हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत कैसे गई। मुझ सहित बहुत सारे विश्लेषक ये बता रहे थे कि वहाँ कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, बहुत सारे विश्लेषण आपके सामने आए हैं। मेरा विश्लेषण भी आप सुन लीजिए और तथ्यों के साथ मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। लेकिन हरियाणा का विश्लेषण आप अगर ये समझते हैं कि 5-6 मिनट में पूरा हो जाएगा, संभव नहीं है। 2 एपिसोड बनाने जा रहा हूँ। पहले एपिसोड में ये कवर करने जा रहा हूँ कि हरियाणा में किस तरह से जाट समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान बना दिया। बड़ी हैरत करेंगे आप ये बात सुन करके, लेकिन मैं आपके सामने साबित कर दूंगा और आप इस बात को मानेंगे भी। दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई ईवीएम की कोई गड़बड़ी है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बैकडोर से भी काम किए हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक यादव बिरादरी है। अभी योगी आदित्यनाथ थोड़े दिन पहले लखनऊ में एक घटना हुई थी जिसमें महिलाओं को छेड़ा गया था। उसमें 12-11 लड़के पकड़े गए थे। 2 लड़कों का नाम उन्होंने बताया। उसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों हैं, एक यादव बताया, एक मुस्लिम। मुसलमानों के अलावा उत्तर प्रदेश में यादवों को लगभग मुसलमान बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इन फ्रंट ऑफ द मासेज अपने अंधभक्तों के सामने ये बता दिया कि ये यादव भी और ये मुसलमान भी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और अक्सर इनकी अगर सरकार आती है तो गुंडागर्दी हो जाती। ये एक नरेशन चलाया जाता। इंसाफ पसंद तबका डर कर भी कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के आप मुजफ्फरनगर साइड में चले जाइए, शामली चले जाइए, कैराना चले जाइए, यहाँ का जाट 40 बरस से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। किसान आंदोलन होने के बावजूद भी ज़्यादा वोट इनको ही दिया है। लेकिन हरियाणा में इन जाटों को उन्होंने लगभग मुसलमान बना दिया। वो कैसे मैं बताता हूँ। 20-22% के करीब वहाँ जाट है। उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि वहाँ पे एक ओबीसी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया और पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ ये महसूस होता है कि शायद जाटों की सरकार बनती है और जाट मुख्यमंत्री भी बनते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और वहाँ पर उनका होल्ड भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तमाम मुद्दों को साइड करके उन्होंने ये काम किया है कि वहाँ मैं हमेशा अपने एपिसोड में अगर आप देखेंगे, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, वहाँ जाट के सामने गैर जाट वाला फैक्टर रख दिया। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यादव के सामने गैर यादव खड़ा कर देंगे, दलित के सामने गैर दलित खड़ा कर देंगे। यानी कि जाटवों को अलग हटाकर जितनी बाकी एससी की बिरादरियां हैं उनको वो गैर दलित में गिन लेते हैं और उनका वोट हासिल कर लेते हैं, अनभक्त बना करके, हिंदुत्व की धारा चला करके। ऐसे ही यादवों को पूरब की पट्टी में थोड़ा सा ये बताया जाता, 2022 के इलेक्शन में देख लीजिए आप, उससे पहले देख लीजिए कि थोड़ा सा वहाँ पर यादवों को दलितों के सामने यादवों का डर दिखाया गया। इसी तरह से जाटों का डर हरियाणा में बाकी जो 78% लोग हैं उनको डरा करके दिखा करके इन्होंने आरक्षण ख़त्म कर दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मैं अगर करूँ, और इनका वर्चस्व है। आखिरकार राहुल गांधी को भी ये बात बताने के लिए मजबूर होना पड़ गया कि सरकार जो आएगी वो 36 बिरादरी की होगी, चूंकि वहां एक बिरादरी अलग कर दी और 35 बिरादरी अलग कर दी है। गोया के हरियाणा में जाटों को मुसलमान बनाने की कोशिश की गई थी, यानी कि दिखाने की कोशिश की गई थी। अब जब ऐसा रोल आ जाता है तो आप देश के दूसरे हिस्से में भी जाएंगे, लेकिन पहले फिलहाल हरियाणा में रहें। वहां ये वाला एक नरेशन क्रिएट कर दिया गया जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गैर जाट लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, पंजाबी, पंडित, बनिया, ये तो सब तुम्हें मालूम है भारतीय जनता पार्टी को जाता ही है। लेकिन जो ओबीसी वोट हैं वो चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर जाटों का डर दिखा करके एक तरह से लामबंद करने की कोशिश की गई। हालांकि दलितों का वोट थोड़ा सा कांग्रेस को पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यह है, इसका अंदाजा ऐसा कीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो एरिया है, सोनीपत, पानीपत, होडल वगैरह जो भी कुछ एरिया हो सकता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, ना कि कांग्रेस के। तो एक ऐसा माहौल हरियाणा के अंदर पैदा कर दिया गया जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमान और यादवों को लेकर किया गया। तो वहां जाहिर सी बात है, जब वो बता देंगे कि ये बड़ी दबंग बिरादरी है, थोड़ा सा ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा गया है लेकिन जाहिर किया गया। अब उस जाहिर करने से हुआ यह है कि हरियाणा का जो थोड़ा सा ऐसा तबका था जिसे आप ओबीसी कह सकते हैं, जो जाटों के थोड़ा सा
मेंटली अगेंस्ट रह सकता है, उसको उन्होंने उबार दिया है और जाहिर सी बात है वो वोट बैंक मिल गया उनको। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही क्या हुआ था 2022 में। मैं एक बार एक प्रोग्राम में बैठा था, इंग्लैंड के एक बंदा था, वो बोला कितने % वोट आ रही है। मैंने कहा 40% वोट आएगा समाजवादी पार्टी को 2022 के इलेक्शन में। बोले 40% पे तो सरकार बन जाएगी। मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो जाएगा। लेकिन 40% तो नहीं आया दोस्तों, चूंकि मैं तो नजूमी हूं नहीं, मैं तो बायोलॉजिकल हूं। 37% वोट जरूर मिला था अखिलेश यादव के गठबंधन को, तो 3% का ही मार्जिन रहा है। वजह उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल इसलिए हो गई थी क्योंकि उन्होंने वहां पर यादवों को और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया था। बाकी तमाम लोगों को ये जाहिर किया कि देखिए ये लोग थोड़ा सा सरकार में आ जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, यादव आ जाएंगे तो नौकरियां सारी इनको मिल जाएंगी, सारी पोस्टिंग इनको मिल जाएंगी, ये एक नरेशन रहता है। ऐसे ही हरियाणा के अंदर जाट समुदाय को लेकर के मैंने जो ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि लगभग हरियाणा के अंदर जाटों को जैसे मुसलमानों को यहाँ बना दिया जाता है, यादवों को बना दिया जाता है, वहाँ पर यह काम हुआ। तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत यूँ नहीं है, क्योंकि 2022 के चुनाव में हुआ यूँ था कि जिस वोट को मायावती का हम सब मान रहे थे, उसमें से 10% वोट चुरा करके भारतीय जनता पार्टी ले गई थी। चुराना इन द सेंस हथिया लिया गया था या उनको डर दिखा दिया गया था यादव का किसी भी तरीके का, और मायावती को भी थोड़ा ठंडा कर दिया गया था। आधे इलेक्शन में मायावती बोली भी नहीं थी, उनकी क्या पीछे वजह हो सकती मैं नहीं बता सकता। खैर कुल मिला के बात यह है कि हरियाणा का जो इलेक्शन हारा गया, एक बड़ा फैक्टर तो दोस्तों ये है। दूसरा फैक्टर मैं दूसरे एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार ईवीएम मशीन्स में क्या हुआ है और वहां आम आदमी पार्टी में क्या हुआ है और बाकी जो छोटे छोटे दल हैं उन्होंने क्या काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से इस तरह का ये नरेशन चलाया है, और दूसरे हाथ उनकी मशीनरी, उनका जो पूरा का पूरा संस्थान है वो किस तरह से एक्टिव होकर के हरियाणा में के अंदर जिताने का काम किया। उसके अंदर मैं आपको प्रणव रॉय की भी एक वीडियो बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे 39% के करीब तो वोट मिला है बीजेपी को और 39% ही वोट मिला है तकरीबन जो है कांग्रेस को। इतना बड़ा जो एक बीच में गैप आ गया सीट्स का, वो क्यों आ गया है? क्या उसके अंदर वाकई ईवीएम का काम है? तड़के सब लगा करते हैं। हंडिया जब बनती है तो खाली मेन कोर्स से नहीं बनती है, उसमें नमक भी ज़रूरी होती है, हल्दी भी ज़रूरी होती है, तमाम चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब जाके सरकारें बनती हैं। ऐसे ही एक फैक्टर तो मैंने आपको मेन ये गिना दिया है कि हरियाणा के अंदर उन्होंने वो काम किया है जो उत्तर प्रदेश में वो मुसलमान और यादव के साथ करते हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि हरियाणा के अंदर इन्होंने जाटों को कैसे अलग थलग कर दिया। और खाली हरियाणा में थोड़ी, आप मणिपुर में चले जाइए, वहाँ कूकी और महते अलग अलग हैं। आप कर्नाटक में चले जाइए, वहाँ वोकालिंगा और लिंगायत अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर वो डलहौजी वाली नीति तो इस्तेमाल करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो ये देख ली थी कि कौन सा वर्ग उत्पीड़ित है। नोटबंदी के दौरान भी आपको अगर याद होगा तो जिन लोगों के बैंक में पैसे नहीं थे वो खुश थे उस नोटबंदी से। क्यों? क्योंकि एक वर्ग को टीज हो रहा था। जिनके पास पैसा था वो बदल रहे थे, वही लोग मारे जा रहे थे लाइनों के अंदर। तो एक आम वर्ग जो गरीब तबका था वो इस बारे में खुश हो रहा था। ये नेचुरल बात है और ये बाकायदा होता भी है। भाई ट्रक का जो है ना एक्सीडेंट अगर स्कूटर से हो जाए तो ज़्यादातर संभावना ये बनती है कि ट्रक वाले को ही जिम्मेदार समझा जाता है। इसी तरह से हरियाणा के अंदर जाटों को मुस्लिम हुड़दंगी या इस प्रकार का बनाने की कोशिश की गई और बाकी सब लोगों को गुलाम बंद कर दिया गया। इसमें नहीं सोचने की बात क्या है। हाँ, कुछ काम वो भी किया गया जो मैं अगले एपिसोड में बताने जा रहा हूँ आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।